हेलो वेलकम। तो हम हर दिन आपके लिए नए गेस्ट लेकर आते हैं जो आपको जानकारी दें अलग अलग मुद्दों पर। तो आज मैं जिनसे आपको मिला रही हूँ, इनकी एक ऐसी किताब आई है जिसके बारे में अभी सिर्फ सुना तो इतनी क्यूरियोसिटी हो गई, पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मजा आएगा। आई विटनेस, साइद सिद्दीकी जी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आई विटनेस मतलब साफ समझ आ रहा है कि आप सबसे बड़े चश्मदीद। हाँ। तो राजनीति के आप चश्मदीद, पत्रकारिता के आप चश्मदीद और सभी पार्टियों का स्वाद चखा। जी 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 इसके भी चश्मदीद। बताएं जरा किताब के बारे में। देखिए, ये किताब जो है ये मैंने लिखी, इसलिए लिखी मैंने कि ये मेरी जिम्मेवारी है इतिहास के लिए भी और देश के लिए भी कि जिन नेताओं से हम मिलते रहे उनको हमने करीब से देखा। मैं उनमें से हूँ जिसने पंडित नेहरू से लेके और मोदी जी तक सब प्रधानमंत्रियों को भी देखा और बाकी जो देश के बड़े लीडर हैं उनसे भी मेरा काफ़ी गहरा संबंध रहा। तो उनको जो करीब से देखा तो उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी सोच क्या है, उसको मैं अपने तरीके से लोग दुनिया के सामने पेश करूँ। क्योंकि आने वाले आज की जो पीढ़ी है वो बहुत कुछ जानती नहीं, पहचानती नहीं, लेकिन वो समझती है कि इमरजेंसी लगी इस देश में, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश वॉर हुई, लेकिन क्या किया था, क्यों हुआ था, संजय गांधी बुरा था, अच्छा था, राजीव गांधी की क्या गलतियां थी, क्या नहीं थी, तो इसके ऊपर विस्तार से बात होनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है जिन्होंने चीज़ों को देखा है। तो इसलिए ये किताब मैंने लिखी है, मेरी मेमोयर्स, और इसका मेरे नाम का मतलब, शाहिद का मतलब ये होता है विटनेस। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं गवाह हूँ, मैं शाहिद हूँ, आई एम विटनेस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की जो नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक का जो इतिहास है उसका मैं गवाह हूँ। चलिए, मैं जज नहीं बन सकती हूँ लेकिन मैं पूछ जरूर सकती हूँ। अगर आप चश्मदीद बन रहे हैं तो जरा बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने नेहरू का दौर भी देखा, इंदिरा गांधी का दौर भी देखा, मनमोहन का दौर देखा और नरेंद्र मोदी का दौर देखा, नेहरू को लेकर कई कंट्रोवर्सीज हैं, चीजें हैं, आप नेहरू को कैसे डिफाइन करते हैं? कितने जिम्मेदार कश्मीर के लिए, या कितनी अच्छी चीज है या गलती? मैं जल्दी से तीनों पहलुओं पर आपका जवाब चाहूंगी। मेरा मानना है कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री न होते इस देश के तो हिंदुस्तान जो है, पूरी दुनिया में बहुत देश आज़ाद हुए दूसरे महायुद्ध के बाद, ज़्यादातर बर्बाद हो गए, ज़्यादातर आगे नहीं बढ़ पाया। पाकिस्तान में संविधान नहीं बन पाया, लोकतंत्र नहीं आ पाया, विकास नहीं हो पाया और अफ्रीका के ज़्यादातर देश बर्बाद हो गए। मैं पंडित नेहरू को सलाम करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस देश को उस हालात में, लोग हालात भूल जाते हैं, उस वक्त खाने को नहीं था, राशनिंग थी टोटल। जो ब्रिटिश थे वो हिंदुस्तान को लूट के निचोड़ के दूसरे महायुद्ध में अनाज सारा ले गए थे। बंगाल के अंदर लाखों लाखों लोग मारे गए थे भूख से, क्योंकि वहाँ पर अनाज नहीं था। और उस वक्त में पैसा नहीं था हिंदुस्तान के पास, इंडस्ट्री नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, सब लूट के अंग्रेज ले गया था, उसके हाथ में था, मुट्ठी में था उस वक्त। और जो पार्टीशन हुआ था, देश का जो बंटवारा हुआ था, तो 85 लाख लोग उधर से आए थे जो बेघर थे, इधर के उधर गए थे, तो लूट मार थी। उस हालात में देश को संभालना, और एक देश नहीं था, ये समझ लीजिए भारत जो आज आप देख रहे हैं वो नहीं था, बटा हुआ था, छोटे छोटे राज थे, राजे महाराजे अपना अपना सब हक मांग रहे थे, सब अपने तरीके से चल रहे थे। तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी, चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे मौलाना आज़ाद थे, चाहे गोविंद वल्लभ पंत थे, इन सब ने मिलकर जिस ईमानदारी और जिस दृढ़ता के साथ इस देश को बनाया है, उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। और जो देश को बनाता है उससे गलतियां भी होती हैं, आप जो कुछ नहीं करता उससे गलती नहीं होती। आपने जिक्र कर दिया तो मैं सरदार पटेल की बात पूछती हूँ। सरदार पटेल को लेकर सहमति बनी थी कि भाई इनको प्रधानमंत्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन पर्ची महात्मा गांधी जी ने थमाई कि नहीं, ऐसी कोई पर्ची नहीं थी, ऐसी कोई पर्ची नहीं थी, ना कोई ऐसी सहमत। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने पढ़ाया राष्ट्रीय आंदोलन, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 16 बरस पढ़ाया। मेरे नज़र से ऐसा कोई, ये सिर्फ कहानी की बातें होती हैं। कहानियां तो ये भी हैं कि पंडित नेहरू मुसलमान थे, उनके बाप भी मुसलमान थे, उनकी माँ भी मुसलमान थी। तो लेकिन सरदार पटेल और नेहरू के बीच में नहीं, टसल हर ईमानदार आदमी के बीच में होता है। टसल तो गांधी जी और पंडित नेहरू के बीच भी था। पंडित नेहरू चाहते थे हैवी इंडस्ट्री आए देश में, गांधी जी उसके खिलाफ थे, तो इसका मतलब नहीं था कि आपस में लड़ाई थी। सरदार पटेल का काम करने का तरीका अलग था, नेहरू का थोड़ा अलग था, लेकिन दोनों में सहमति थी। अगर 10 मुद्दों पे सहमति थी, 2 मुद्दों पे असहमति भी थी। हम सिर्फ 2 मुद्दों की असहमति की बात करते हैं, 10 मुद्दों की सहमति की बात नहीं करते हैं। ये देश जो मिल के लड़े थे सब, तो उनमें सहमति ज़्यादातर मुद्दों पे थी, कुछ मुद्दों पे असहमति थी। और वो सही बात है, जो ईमानदार होते हैं उनके बीच असहमति होती है, जो चमचे होते हैं वो सहमति नहीं होती, वो हर चीज़ में यस सर, हाँ जी करते हैं। कश्मीर वाले मुद्दे पर क्या था? क्योंकि सारी रियासतें चली गई थी सरदार पटेल के से, कि वो देख रहे थे, वीपी मेनन देख रहे थे, लेकिन आपको पता है कि कश्मीर के जो राजा थे वो आज़ाद रहना चाहते थे, हरि सिंह। उन्होंने जिन्ना से भी बात कर ली थी और वो
तैयार नहीं थे भारत के साथ विलय अपने करने राज के बारे में को, सोच रहे थे। विलय करने को, लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि भारत के साथ विलय हो, पाकिस्तान के साथ ना जाए। और शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त पंडित नेहरू से उनका गहरा संबंध था, उन्होंने साथ दिया। जो पाकिस्तान था उसने सोचा कि पब्लिक तो हमारे साथ आएगी, यहाँ पे घुस जाओ और सारा वहाँ पे 90% मुसलमान है वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने अपने ट्राइबल्स को हथियार दे के भेज दिया। लेकिन पब्लिक जो है उस वक्त एक मकबूल भट्ट था जिसने फौज बना के लड़े थे पाकिस्तानियों से और वो मरा था उसके अंदर। तो बहुत लोग जो है लड़े थे, जो कश्मीरी मुसलमान थे वो पाकिस्तानी ट्राइबल से लड़े थे और उनको धकेल के भेजा था। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने ये साइन किया आके भारत के साथ विलय, तब हमारी फौज गई है, उसके बगैर जाने को तैयार नहीं थी। और हरि सिंह के ऊपर दबाव पड़ा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरे पिताजी उस वक्त उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे, सरदार पटेल के साथ, गोविंद वल्लभ पंत के साथ, रफ़ी अहमद किदवाई, ये सारे लोग थे कि जिनका रोल था। तो पंडित जी जो है वो थोड़ा फौज को भेजने में रिलक्टेंट थे, क्योंकि वो पैसिफिस्ट थे। वो समझते थे कि फौज से कोई मसला हल होने वाले हैं। और जब भी दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ था, लाखों करोड़ों मारे गए थे, तो इसलिए उस वक्त ये था मन में कि लड़ाई होगी तो हम अभी देश को कैसे संभालेंगे, हमें देश संभालना है, भूखे नंगों को रोटी देनी है, हम युद्ध में चले जाएं। तो इतना आसान नहीं होता चीज़ें। आप बाद में बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मेरे पिताजी ने ये करना चाहिए था, मेरे दादा को ये करना चाहिए था, बड़ा आसान है। लेकिन दादाजी पिताजी किन हालात में जी रहे थे वो आपको नहीं पता है। तो हाँ, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। तो पंडित जी ने जिन परिस्थितियों में काम किया है उसको आप कंपेयर नहीं कर। आप देखिए, मेरा मानना है कि इस देश के हर प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम किया है। वो चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, सबका कंट्रीब्यूशन है और सबने गलतियां भी की हैं। जो काम नहीं करता वो गलती नहीं करता। तो जब इतना बड़ा देश चलाओगे, इतना बड़ा भारत बनाओगे, तो उसमें तो बहुत सारी गलतियां तो होंगी ना। काम करोगे तो ये हुआ है। तो लेकिन एक बात का जिक्र बड़ा उस किताब में हुआ जिसकी चर्चा सब और हो रही है कि अहमद पटेल ने रोका आपको कि भाई उनका इंटरव्यू ना करो या किया गया, और आप तो कट्टर, आपने ही कहा कहीं पर कि मैं तो कट्टर विरोधी था, तब भी मुझे बुलाया गया फोन करके और मैंने कहा भाई सवाल लिख के नहीं दूंगा, ये चीजें मैं तो पूछ लूंगा। उस वाक्य को जरा बताएं। और तब के नरेंद्र मोदी और आपके नरेंद्र मोदी डिफरेंस। नहीं, ऐसा था कि मैं खुद हैरान था कि मैं तो मोदी जी का इंटरव्यू नहीं करने वाला था। मैंने देखिए जीवन में 3 बड़े महत्वपूर्ण इंटरव्यू किए। एक इंदिरा गांधी का 1977 में किया, जब वो किसी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थी इमरजेंसी के बाद, और बहुत पावरफुल थी। उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि मैं इंटरव्यू दूंगी। पहला इंटरव्यू जब उन्होंने दिया इमरजेंसी के बाद, तो मैं उस वक्त 26 साल का यंग लड़का था। मैं इंदिरा गांधी का विरोधी था इमरजेंसी में, मेरे पिताजी और मैं जेल गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इंटरव्यू दूंगी मैं, तो मैं हैरान हुआ और मैंने फिर उनका इंटरव्यू किया, बड़ी सख्ती से किया। दूसरा इंटरव्यू था जगजीत सिंह चौहान का, जो लंदन में मैंने किया, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, अरुण नेहरू ने जेल में डाला। और तीसरा इंटरव्यू जो था नरेंद्र मोदी जी का, मैं बॉम्बे गया था हेमा मालिनी जी की बेटी ईशा की शादी में। तो मेरे एक दोस्त हैं जफ़र सरेश वाला, उन्होंने अपने घर खाने पे बुलाया और वहाँ सलीम खान मौजूद थे, सलमान खान के पिताजी, और महेश भट्ट थे। तो सलीम खान बोले कि शाहिद आप दुनिया भर के इंटरव्यू करते हो, मोदी का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? मैंने कहा मोदी मुझे इंटरव्यू कैसे देंगे, मैं तो उनका विरोधी हूँ। बोले मांगोगे नहीं तो कैसे देंगे? मैंने कहा मैं कैसे मांगूँ, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा मैं मांगता हूँ, मैं पता करता हूँ। तो हफ्ता 10 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू कर लीजिए, सवाल भेज दीजिए। मैंने कहा सवाल नहीं भेजूंगा मैं तो हाथ के हाथ सवाल पूछूंगा और मेरे सारे सवाल दंगे के ऊपर होंगे। अगर मोदी जी जवाब उनका देने को तैयार हों तो मैं इंटरव्यू करूँगा, वरना नहीं। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि हम उसको पूरे को जो है रिकॉर्ड करेंगे, फिल्म बनाएंगे उसकी। मैंने कहा बनाए, मुझे तो प्रिंट के लिए चाहिए, तो मैं अपना टेप रिकॉर्डर पे टेप करूंगा। तो वो उनसे मैं इंटरव्यू करने गया, इंटरव्यू किया, मैंने सारे सवाल पूछे। अकेला इंटरव्यू है जिस पे दंगे पे सारे सवाल, दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे बॉडीज आई, कैसे आर्मी क्यों नहीं आई, मरने वालों का क्या था, उसमें कितना बायस हुआ, सारे जितने क्रिटिकल सवाल हो सकते थे। मैंने मोदी जी से पूछा कि आपने मुझे क्यों इंटरव्यू दिया? बोले तुम मेरे ईमानदार विरोधी हो, बाकी पत्रकार मुंह पे कुछ और बोलते हैं, अपने काम कराने आते हैं, और जब टीवी पे बैठते हैं तो गाली दो। क्योंकि उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो मीडिया जो है, ज़्यादातर मीडिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलता है, माफ़ करना। तो जो उस वक्त सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसकी तारीफ में अहमद भाई पटेल से इंस्ट्रक्शन लेते थे, आज किसी और से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंट्रोल तो होता था, कंट्रोल हमेशा होता था। मतलब मैं अब
सीधे शब्दों में पूछती हूँ जी। कि तब भी सरकारें कंट्रोल करती थी ना। भैया सरकारों ने हमेशा किया है, इंदिरा गांधी ने भी किया है, राजीव गांधी ने भी किया है। राजीव गांधी एक बिल लाए थे जिसके खिलाफ मैं सड़क पे निकला था, सारे हम एडिटर जो हैं उन्होंने मार्च किया था इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक। हम राजपथ के ऊपर हम लोग निकले थे हाथ में बैनर्स लेके कि इसको हमारा मानना था कि राजीव गांधी हमारे ख़त्म कर दें। हमने मुंह पे पट्टियाँ लगा के सारे टॉप एडिटर्स देश के हम सड़क पे निकले थे राजीव गांधी के खिलाफ। और इमरजेंसी तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा जो इमरजेंसी में निशाना हुआ था मीडिया हुआ था। तो मीडिया तो मतलब कोशिशें तब भी की गई, हमेशा कोशिश की गई। मीडिया ने लड़ाई भी लड़ी है और मीडिया ने सरेंडर भी किया है। जो अडवाणी जी ने कहा था कि जब झुकने के लिए कहा गया था तो मीडिया सारा सजदे में चला गया, वो बजाय घुटने पे जाने के। ये एक अलग लंबा टॉपिक है, मुझे लगता है दर्शकों को भी बड़ा मजा आने लग जाएगा कि हाँ ऐसा तब भी हुआ था। शायद डिजिटल दौर नहीं था इसलिए चीजें सामने नहीं आई। अब डिजिटल दौर होता है तो हर कोई लिख देता है भाई नहीं, ट्विटर पे, यहाँ पे, डिजिटल दौर में भी मैनेज है। डिजिटल दौर भी सबने अपनी अपनी टीम बना ली है, फॉल्स डिजिटल अकाउंट्स की बनाने की। वो भी है कि भाई तो तब चल रहा है अब चल रहा है। खेल हमेशा हुए हैं, खेल हमेशा होंगे, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। क्या है बनावट के उसूलों से तो इसलिए सच्चाई सामने आ ही जाती है। और मेरा मानना है कि सत्य में जयते और सत्य हमेशा जीतेगा। अभी मैं ऑफ कैमरा जब आपसे बात कर रही थी तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं नरेंद्र मोदी के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि भाई उनमें एक चीज जो ये सबसे अच्छी चीज है, इसीलिए उनको आज के दौर का सबसे अलग राजनेता बना देती है, जो नहीं थी यूपीए गवर्नमेंट में, जो प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए थी। देखिए मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन उनकी अपनी मर्जी उनके पास नहीं थी। नहीं चलती थी। नहीं मैं नहीं कह रहा कि नहीं चलती थी, लेकिन कोई भी फैसला जो करना होता था उसमें वो देखते थे सोनिया जी की तरफ। सोनिया जी फैसला करने से पहले देखती थी कि पार्टी लीडर क्या कह रहे हैं। थ्रू अहमद पटेल वो दूसरों से कंसल्ट करती थी। तो अपना फैसला खुद लेने की उनमें क्षमता नहीं थी सोनिया जी में। और मनमोहन सिंह भी अपना फैसला इसलिए ले सकते थे कि उनको तो लाया गया था, वो लीडर नहीं थे, वो कभी इलेक्शन जीत कर नहीं आए थे, तो वो अपने आप में लीडर नहीं थे। जो अपने आप में लीडर नहीं है उसके लिए फैसला करने में मुश्किल होती है। मोदी जो है नहीं, एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं थे। एक्सीडेंटल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने किताब में लिखा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक ही था इस देश में, राजीव गांधी। अगर 2 एक्सीडेंट ना होते तो कभी वो राजनीति में भी ना आता। संजय गांधी की अगर डेथ ना होती तो राजनीति में ना आता। इंदिरा गांधी की डेथ ना होती प्रधानमंत्री नहीं बनता। मनमोहन सिंह हमेशा बहुत सेफ प्ले किया। मनमोहन सिंह हमेशा एहतियात से चलते थे, अपना करियर बना के चलते थे। एक्सीडेंटल उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता था, हर चीज प्लान्ड होती थी। उनको पता था कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बनना एक अलग चीज है। नहीं वो लेकिन हमेशा मैनेज किया, इसीलिए बने कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल थे। वो ऐसे थे कि जो सब जिनसे खुश भी रहते थे, जिनसे कोई नाराज भी नहीं होता था, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई कभी चीज़ पे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री चाहिए होता, आवाज़ उठाने वाला चाहिए होता, फैसला करने वाला। मोदी जी की क्वालिटी ये है कि वो जो फैसला करना होता है सही या गलत, वो चंद दिन के अंदर कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा मिनटों में कर लेते हैं। और जो फैसला 2 दिन में होना चाहिए वो फैसला मनमोहन सिंह को 2 महीने लग जाते थे, बाज़ दफ़ा सालों लग जाते थे। और इसलिए देश जो है, देश का विकास रुक जाता है। जो फैसले होने चाहिए फ़ौरन वो नहीं हो पाते। तो ये जो है, ये मोदी जी की एक ख़ास बात है। दूसरी मोदी जी की एक क्वालिटी और है, ख़राबियाँ तो मैं 1000 बता सकता हूँ, मैं लिखी भी है मैंने, लेकिन एक क्वालिटी और है कि उन्होंने जो मीडिया है, जो ये सोशल मीडिया है, जो ये नई टेक्नोलॉजी है, इससे पहले कि अमेरिका और इंग्लैंड के नेता उसको पकड़ते, उन्होंने उसकी ताकत को समझ लिया था, उसकी ताकत को पकड़ लिया था। और जब ये गोदी मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा था मोदी जी का, हमारे साथी बैठे हुए हैं और हमें टारगेट किए जा रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं। अगर ऐसा होता तो शाहिद सिद्दीकी साहब मैं आपको क्यों नहीं, मैं उस वक्त के गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं यूपीए के गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। यूपीए के टाइम भी गोदी मीडिया था। क्लियर बोलिए कि सोनिया गांधी के टाइम पर ऐसे पत्रकार थे, सारे वही थे। मीडिया ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल किया, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नहीं, इस पे मीम बन जाएंगे सर। नहीं, वो उनको कंट्रोल नहीं करते थे, खुद ही कंट्रोल हो जाते हैं। ज्यादातर मीडिया को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, खुद ही तैयार रहते हैं। जहाँ झुकने को कहा जाता है वो नीचे गिर जाते हैं। तो उस वक्त सारे जो है मोदी जी के खिलाफ लिख रहे थे, मोदी जी को छाप नहीं रहे थे। तो मोदी जी ने सोशल मीडिया को जिस तरह प्रयोग किया, तो नतीजा क्या हुआ कि सोशल मीडिया का पहली बार प्रयोग, इससे पहले के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो ओबामा थे, उन्होंने पहली बार सोशल मीडिया का सही प्रयोग किया। और फिर ट्रंप ने किया। अब ट्रंप ने तो सीधा ट्विटर को ही खरीद लिया। इससे पहले उसने कहा अगर ट्विटर को नहीं खरीदूंगा प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। ट्रंप तो एक्टिव रहना चाहते हैं ना, इसलिए दिख रहे हैं। तो मोदी जी ने
मोदी जी ने जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग किया है, और मोदी जी में एक ख़ास बात और है, वो हालात के मुताबिक बदलना जानते हैं। उनको बड़ी जल्द टाइम नहीं लगता री इन्वेंट करने में अपने आप को, वो अपने आप को री इन्वेंट करना जानते हैं हालात के मुताबिक, ये उनकी है। तीसरी बात ये है कि वो अपने माइंड में क्लियर थे कि मुझे क्या चाहिए। वो जो राजनीति थी वो कहीं उनको कन्फ्यूजन नहीं था किसी चीज़ में, बहुत क्लियर उनकी राजनीति थी। मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनकी इस क्वालिटी को मैं मानता हूं कि उन्होंने हमेशा हालात, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन्होंने जितना अच्छा किया है राजीव गांधी के अलावा किसी ने नहीं किया। आप बार बार कह रहे हैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं है, तो सोनिया गांधी की राजनीति से सहमत थे, वो कंट्रोल कर रही थी, पहली चीज। नहीं, दूसरा, आपको पता ही है कि मैं हाँ। मैं सोनिया गांधी की राजनीति से सहमत नहीं था। मैंने त्याग पत्र दिया था राज्यसभा से 2008 में। प्रधानमंत्री को कंट्रोल करना अपने आप में एक गड़बड़ी है। नहीं, वो तो कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि वो खुद ही फैसला, क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं थे, वो खुद फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी, उनके पीछे कोई एमपी नहीं खड़े थे, वो अकेले सिंगल एमपी थे, वो भी जीते हुए नहीं थे। तो मुसीबत ये थी कि उस वक्त 28 पार्टियों की जब सरकार बनती है, 24 पार्टियों की सरकार बनती है, तो एक ऐसा चाहिए होता है जिसके ऊपर सब सहमत हो। तो सोनिया गांधी पे सब सहमत नहीं थे, सहमत थे मनमोहन सिंह पे, क्योंकि मनमोहन सिंह नॉन कंट्रोवर्शियल थे। जो नॉन कंट्रोवर्शियल होता है आलू की तरह से होता है, हर सब्जी में डल जाता है, लेकिन आलू आलू होता है। ये अपने इतनी नज़दीक से कांग्रेस को देखा है, आज सब ये सवाल करते हैं कि प्रियंका गांधी अब सक्रिय हो गई हैं, चलिए संसद में बैठने लगी हैं, बात करने लगी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा काबिल है राहुल गांधी से। लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। मैंने लिखा है, सभा मैंने उनकी देखी है, जिस तरीके से वो मैं आपको बहुत मजे का इंसिडेंट बताता हूँ। जिस रात को राजीव जी का 21 मई को राजीव जी का मौत हुई है, देहांत हुआ है, मैं सबसे पहले पहुंचने वाला था 10 जनपद में, क्योंकि 10 जनपद में मेरी एंट्री खुली होती थी, 4-5 लोगों को फ्रीडम थी। मैंने जैसे ही BBC पे ये खबर सुनी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैं इमीडिएट 10 जनपद पहुंचा हूं। उस वक्त सोनिया जी जो हैं वो नलिनी चिदम्बरम से टेलीफोन पे बात कर रही थी, जॉर्ज के कमरे में, विंसेंट जॉर्ज उनके पीए थे, उनके कमरे में खड़ी होके। मैं पीछे खड़ा था। विंसेंट जॉर्ज, उन्होंने कंफर्म किया कि राजीव जी नहीं रहे, उनके लोटो शूज़ से पहचान हुई, पूरा ऊपर का धड़ उड़ गया था, लोटो शूज़ बचे थे। तो सोनिया जी कोलैप्स कर गई। मैंने पीछे से पकड़ा, और उनका एक नौकर था मिठाई लाल, वो आया, इतने में प्रियंका भागी हुई, उनको पकड़ा। पूरी रात मैं 10 जनपद पे था, अगले दिन मैं 10 जनपद पे था। प्रियंका गांधी की जो मैंने देखा, राहुल यहाँ पे नहीं था, घर में परिवार में कोई नहीं था उस वक्त, और सोनिया जी बेहोश थी तकरीबन, उनके होश में नहीं थी, कोलैप्स कर गई थी। जिस तरह से प्रियंका ने हालात को संभाला, एक एक चीज़ को देखना, मेरे सामने की बात है, 11 साढ़े 11 बजे दिन में सामान जो था राजीव जी का वहाँ से आया, तो उसमें 2 सूटकेस आए, एक छोटा सूटकेस नहीं आया। तो उसने पूछा 2 आए हैं, तीसरा कहाँ है? एक वो तो पापा के साथ तीन गए थे, एक कहाँ है? तो वो इतनी होश में थी। मैंने कहा इस लड़की का कमाल है, इस लड़की के अंदर कितने गट्स हैं। इसके अंदर मुझे उस वक्त जब ये 17 साल की समझता था, प्रियंका ने मुझे बताया कि मैं 19 की थी उस वक्त, तो 18-19 साल की लड़की जो है उसके अंदर कितनी कमांड लेने की सलाहियत थी। क्योंकि अगर मेरे साथ, मैं रो रहा था, मैं आपको बता दूं, मैं कोलैप्स कर गया था मैं भी, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने ऊपर कंट्रोल किया था। ये एक बहुत बड़े लीडर की पहचान होती है। फिर माता जी या तो राहुल से ज्यादा प्यार करती हैं। 2 चीजें हैं, राहुल से प्यार भी करती हैं। राहुल को राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, राहुल को हमेशा से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट है। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आज भी है। बार-बार क्यों चले जाते नहीं, हैं? वो तो मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। जो नहीं जाता छुट्टी पे, मैं उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन वो बात नहीं है। राहुल गांधी, पॉलिटिक्स का मतलब नहीं होता कि आप 24/7 पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आपको पॉलिटिकल, मैं राहुल गांधी की इस बात की तारीफ करता हूँ कि इतने इलेक्शन हारने के बाद अगर कोई खड़ा है, अगर कोई लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है, तो इसका मतलब उस आदमी में बहुत गट्स है, और इसका मतलब उसमें पॉलिटिक्स है, उसको देश में रहने की उसके अंदर एक दृढ़ता है। तो मैं उनकी इस बात की तारीफ करता हूँ। एक उनके अंदर 1-2 कमियां हैं, वो इम्पल्सिव बहुत हैं, किसी बात पे एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि बड़े लीडर को बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और तो वो थोड़ी सी उनके अंदर एक, वो ईमानदार आदमी में एक कमी होती है कि वो रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्ट कर जाते हैं जल्दी। लेकिन ये कि मैं उनकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं, और इसीलिए माँ को ये था कि राहुल को तो बचपन से पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। प्रियंका को नहीं था। प्रियंका में देखिए, हर
आप में हो सकता है कि बहुत अच्छी एक्टर बनने की सलाहियत हो, लेकिन आप एक्टर ना बने, आप एंकर बन गई, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता, चांस की बात है कौन कहाँ। तो प्रियंका को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, प्रियंका इजी गोइंग थी, लेकिन अगर पड़ जाए तो फिर प्रियंका बहुत। और प्रियंका में एक ख़ास बात है जो शाहरुख खान के अंदर भी है कि शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, वो इसलिए नहीं पॉपुलर कि वो बहुत हैंडसम है, उनके अंदर एक कैरिस्मेटिक एक्स फैक्टर होता है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। वो सीधा बीजेपी वाले कहते हैं कि सिर्फ नाक अपनी दादी से मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंदिरा गांधी नहीं, हो गई। उसकी आंखें, उसका हाथ भी जब ऐसे हिलता है ना तो इंदिरा गांधी लगती है। कोई छू जाती है। नहीं, वो लोगों के दिलों को छू जाती है, उसकी एक मुस्कुराहट काफ़ी होती है लोगों को छूने के लिए। राहुल गांधी को वही छूने के लिए 100 जुमले बोलने पड़ते हैं, प्रियंका को सिर्फ हाथ हिलाना पड़ता है। तो वो एक जो एक्स फैक्टर है उसको डिफाइन नहीं कर सकता कोई, वो कुदरत देती है। वो आप ये नहीं होते कि अब शाहरुख खान की नाक है, वो बहुत सुंदर नाक नहीं है, लेकिन शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन बहुत सुंदर नहीं थे और बहुत सुंदर एक्टर्स आए, वो फेल हो गए। वो जो ग्रीक गॉड कहलाता है रोशन, ऋतिक रोशन, वो उतना कामयाब नहीं होता। ये माता जी का प्यार और राहुल गांधी का ये तरीका कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। सर मैं इसलिए कह रही हूं, नहीं, कांग्रेस को नुकसान, देखिए कांग्रेस की ट्रेजेडी क्या है, अगर प्रियंका होती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। नहीं, एक चीज और है, कांग्रेस की ट्रेजेडी है कि इस परिवार के बिना भी कांग्रेस नहीं चल सकती, इस परिवार के साथ भी नहीं चल सकती। क्योंकि क्या है कि परिवार जब होता है तो जो बाकी लीडर हैं काम नहीं करना चाहते, मीडियोकर लीडर आ जाते हैं और सब चमचागिरी करते हैं कि तुम्हारी सुबह की जय, तुम्हारी शाम की जय वाले रहते हैं, और जो वाकई टैलेंटेड होते हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो डिसएग्री करते हैं, वो आपसे सहमत नहीं होंगे 100 बातों पे, 10 पे सहमत होंगे, 4 पे नहीं होंगे। और ये जो चमचे होते हैं, जो सेकंड रेट लीडर्स होते हैं, वो 10 क्या, आप 10 बातें कहते हो, 15 सहमतियाँ दिखा देते हैं। तो कांग्रेस में नतीजा क्या हुआ कि मीडियोकर ज़्यादा रह गए और परिवार राहुल गांधी बेचारे को कांग्रेस उस वक्त मिली है जब कांग्रेस ख़त्म हो चुकी थी, जब 100 सीटों पर निपट चुकी थी, 100 से नीचे आ गई थी। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सारी वोट ले जा चुकी थी। तो बहुत कम गए, राहुल ने पूरा कैंपेन करके संभाल लिया था। तय था कि राहुल प्रियंका ही देखेंगी, शुरू से ये तय था कि अमेठी और रायबरेली की जिम्मेवारी प्रियंका को दी गई थी। हाँ। तो इसलिए वो देख रही थी उसको, वो देखेंगे राहुल पूरे देश में घूमेंगे, उनका ये था जिम्मेवारी। लेकिन अब जो है, मैं समझता हूँ कि देर हो गई बहुत। अगर प्रियंका पहले आ जाती तो वो बहुत आगे ले जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देश के इतिहास में ये सब चीज़ें हैं। उनकी उम्र अभी लंबी है, हालात होंगे, बदलेंगे। प्रियंका की स्पीच भी वायरल नहीं होती उस तरीके से, मतलब जब उन्होंने पहली स्पीच दी तब आप देखिए यूट्यूब पे उठा के अच्छे खासी व्यूअरशिप है, लेकिन राहुल गांधी स्पीच देते तो उनके आलू का जिक्र हो जाता है, उनकी बाकी चीजों का जिक्र हो जाता है। गलत है, राहुल ने आलू की बात नहीं कही थी, तो मोदी जी की मोदी जी ने कहा था, नहीं उन्होंने नहीं कहा था, उसको तो आप लोगों ने काट के अलग कर दिया। वो कोट कर रहे थे मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि इधर से आलू डालोगे, तो उनको कोट कर रहे थे वो। तो इसलिए देखिए, हम लोग मीडिया वाले जो हैं अपने नेताओं के साथ बड़ी ज्यादती भी करते हैं, हम उनको गलत सलत करके डिस्टॉर्ट करके भी मैं अपने मानता हूँ हमारी गलती है। कई बार सर ठप्पा भी लग जाता है, जैसे आपको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आपको नहीं देंगे इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने खुद बुला के दिया। तो कई बार बीट वाले रिपोर्टर पे या मोदी जी ने ये कहा कि आप मेरे ईमानदार विरोधी हो, मैं आपको इसलिए मैंने इंटरव्यू दिया। ऐसा भी होता है कई बार, उसको जैसे इंदिरा जी ने मुझे इंटरव्यू दिया, ईमानदार विरोधी था, जेलें काटी, उन्होंने कहा कि इसको हाँ दिया। लेकिन उनके लोग जाते होंगे या सामने से आपको कहा जाता होगा नहीं ये तो इस बीट का रिपोर्टर है, ये तो ये हाँ, वो तो बिल्कुल ये होता है। लेकिन राम गोपाल यादव का आपने उसमें जिक्र किया है कि राम गोपाल यादव ने बस एक इंटरव्यू को लेकर इस तरीके से फोन किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नहीं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया मेरे साथ। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये हमारी पार्टी में नहीं है। मेरे साथ जो ज्यादती की थी अहमद पटेल ने, अहमद पटेल मेरे घर पे रात को आए, इंटरव्यू के अगले दिन में रह गई थी बात, और उन्होंने मुझे एक तरह से धमकी दी कि अगर आप इंटरव्यू छापोगे ये तो आपको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाएगा और आपको राज्यसभा मिल सकती है अगर आप इंटरव्यू को किल कर दो। मैंने कहा इंटरव्यू मैं किल नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बहुत कहा, मैंने मना कर दिया, वो चले गए और अगले ही दिन मुझे निकाल दिया गया। तो मेरा मानना है कि वो न राम गोपाल यादव ने निकाला था, न अखिलेश यादव ने, न मुलायम सिंह ने, उसके पीछे अहमद पटेल का हाथ था। अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि ये इंटरव्यू जो है नहीं छपना चाहिए, शाहिद सिद्दीकी को कहिए अगर ये छापता है तो इसको पार्टी से निकाल दीजिए। निकाल दिया। मुझे कहा गया कि आके माफ़ी मांगो। मैंने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इंटरव्यू करना मेरा धर्म है। मैं पत्रकार पहले हूँ, बाद में कुछ और हूँ। राम गोपाल यादव लेकिन डिफरेंट हैं,
अगर हम देखते हैं यादव परिवार में, स्टफ हैं, बहुत ब्लंट हैं, जबकि वहीं शिवपाल से आप मिलने चले जाइए, वो एकदम चलिए different nature मैं के हैं। पर्सनल उस पर बात नहीं करता हूँ। मैंने दोनों को करीब से देखा है। मैंने देखा शिवपाल यादव ने किस तरह पार्टी को बचपन से बनाया है और किस तरह से मुलायम सिंह को बनाने में और समाजवादी पार्टी को बनाने में उनका योगदान ज़बरदस्त है। और बाद में दिल्ली को संभालने में राम गोपाल यादव जी का रहता रहा, पार्लियामेंट को संभालने में तो मुलायम सिंह ने रोल बांट दिए थे। बल्कि मुझे वो भी याद है कि उस वक्त अखिलेश बेचारे दबे रहते थे, क्योंकि वो नेताजी की आदत ही एक बाप की तरह से, भारतीय बाप होता है, उन्हें डांटते रहते थे। हमें अच्छा भी नहीं लगता था कि उनको इस तरह से डांटते थे। लेकिन ये कि अखिलेश ने लेकिन जिस तरह संभाला है वो भी एक कमाल है कि अपने बाप से ज़्यादा सीटें लेकर आए हैं वो इस बार। और उन हालात में जब मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी का इतना जोर है तो यूपी के अंदर इतनी सीटें कभी समाजवादी पार्टी की नहीं आई जितना कि अखिलेश लेकर आए हैं। अखिलेश में भी शायद आप मानते हैं कि वो कमी है कि वो भी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, वो चीजें नहीं, जैसे यादव वाला मुद्दा था जो यूपी का, हाँ। शायद मतलब उस पर अब ऑलरेडी एमवाई तो आपके साथ था ही, तो फिर क्या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं उनको नहीं उन्होंने वो एमवाई कर ही नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एमवाई को टोटली त्याग दिया है। उन्होंने जो है अखिलेश ने एमवाई को त्याग दिया। उन्होंने जो है जो पीडीए है तो वो उसको लेके चले हैं वो। तो उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन पूजा पाल को निकाल के तो सवाल खड़े हो गए। नहीं वो तो ठीक है, एक इंडिविजुअल से को पूजा पाल पूरे पिछड़ों की नेता नहीं है वो तो, लेकिन बना तो दिया गया ना नेता बड़ा। वो नहीं कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जो है वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, यंग भी हैं, उनके पास समय भी है और वो लड़ना भी जानते हैं, खड़े होना भी जानते हैं। और वो उन्होंने री इन्वेंट किया है पार्टी को। पहले उनके 3 फेज़ मैंने पार्टी इसमें किताब में बताए हैं। पहले फेज़ में तो वो अपने सब चाचा जी और अंकल जी और सबके आगे हाथ जोड़ के चल रहे थे। सेकंड फेज़ में उन्होंने अपने बाप से और सब चाचा से टकराव लिया। और उसके तीसरे फेज़ में उन्होंने, और उसमें गलतियाँ की, उन्होंने मायावती से हाथ मिलाया, राहुल से हाथ मिलाया, अपनी पार्टी नहीं बनाई, नतीजा हुआ मार खाई। और उसके बाद 2022 के बाद उन्होंने फैसला किया कि अकेला चलूँगा, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो पार्टी को बनाना शुरू किया, उसका उन्हें फल मिल गया 2024 में कि उनकी इतना अच्छा रिजल्ट उनके लिए आया। तो अब मेरा मानना यह है कि वो किसी ना चाचा जी को देखते, ना अंकल जी को देखते, ना किसी राहुल जी को देखते, ना मायावती को देखते। अब वो अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं और वो पार्टी को बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले भारत की 20 साल की राजनीति में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है वो राहुल गांधी ही नहीं है, वो अखिलेश यादव भी है। मोदी जी तो मौजूद हैं, अमित शाह भी मौजूद हैं, योगी जी भी मौजूद हैं। लेकिन जो अपोजिशन में, मुलाकात हुई आपकी योगी जी से मेरी पार्लियामेंट में जब थे, मैं राज्यसभा में था, उस वक्त कभी कभी होती थी। लेकिन जब उसे मुख्यमंत्री बने हैं तब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अभी नहीं हुई। काशी राव का आपने बहुत जिक्र किया अपनी किताब में और आप बहुत करीब रहे हैं उनके। कहा जाता है मायावती जितना स्ट्रिक्ट प्रशासनिक लेवल पर कोई नहीं हुआ। कोई आईएएस सेट हो पाता था उससे पहले वो ट्रांसफर कर देती थी, मतलब वो मौका ही नहीं देती थी कि आप सेट हों और फिर कुछ करें। मतलब नहीं, ऐसा नहीं और है। आप कहते हैं कि मायावती ने शायद खुद को डाउन खुद कर लिया, नहीं तो आज भी उनसे बड़ा दलित का नेता नहीं, दलित के अलावा उनमें जो मैं देखिए, मैं मायावती जी को सलाम करता हूँ। इस देश में इंदिरा गांधी नेहरू की वजह से आई महिला, क्या कहते हैं, सोनिया गांधी अपने परिवार की वजह से आई, बेनज़ीर भुट्टो अपने बाप की वजह से आई, हसीना और वो क्या है बांग्लादेश में अपने परिवार की वजह से आई। एक अकेली 2 महिलाएं हैं जो अपने दम पे आई हैं, एक तो ममता और एक माया। ये मायावती ने काशीराम की वजह से पार्टी नहीं बनाई है, मैं आंखों से देखा है। काशीराम पूरा ध्यान रहता था महाराष्ट्र के ऊपर, पंजाब के ऊपर। वो कहते थे मायावती को छोड़ दी मैंने, यूपी जाकर यूपी में कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मायावती दिन रात यूपी के एक एक ज़िले को, उनके दिन बंधे हुए थे। मेरे सामने हिमायूं रोड पे वो आंगन में बैठ के सबको बुलाती थी कि मंगल के दिन फला फला ज़िला आएगा, बुध के दिन फला फला ज़िला आएगा, और उसको तय करती थी कि पूरा जो सिस्टम है समाजवादी बीएसपी का, वो कमाल का है, किसी पार्टी के पास नहीं है। जो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करती थी, हर 3 ज़िलों के कोऑर्डिनेटर, ज़िले का कोऑर्डिनेटर, एरिया का एक के ऊपर एक, और कांस्टेंट वो टच में रहती थी। तो ही हैज़ ट्रिमेंडस ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, जो मैं नहीं समझता देश में किसी और लीडर में है। और कोई और महिला अपने दम पे नहीं आई इस तरह से जैसे मायावती आई। लेकिन गलतियां उनके एरोगेंस आ गई, उनके दिमाग में आ गया, वो जिसको कहते हैं कि एक तरह की दलित में ब्राह्मण बन गई, उन्होंने अपने काट लिया। प्रहार कर रहे थे कि
लेकिन मैं बताऊं, मीडिया से सबसे कम मुलाकात करना या सबसे कई मुख्यमंत्री सामने अगर पड़ जाता है तो फिर भी, क्योंकि ये वो दौर है टिक टैक वाला दौर है, अगर सामने पड़ जाता है तो वो नेता दे देता है, हमने भी फील्ड में देखा है। लेकिन मेरा इसीलिए मेरी असहमति हुई, मैंने कहा कि आप मीडिया का एक सेंटर बनाइए, वहां से मीडिया से डील कीजिए, मीडिया आज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उसका उन्हें नुकसान हुआ। वो बोले नहीं हम तो सीधे पहुंच जाते हैं दलितों के पास। मैंने कहा आपको दलितों से आगे भी तो जाना है ना। और आज जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने समाजवादी में मैंने कहा नहीं मानी, मुलायम सिंह ने कहा नहीं ये सब बेकार की बातें, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं होता, हम तो गांव-गांव में जाते हैं। मैंने कहा आने वाला वक्त बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक, आपकी पब्लिक मीटिंग में कोई नहीं आएगा, जो मीटिंग करेगा आप टीवी पे बैठ के मीटिंग करोगे। अखिलेश की गलती नहीं लगती आपको? अखिलेश ने समझा, नहीं अखिलेश ने समझा, अखिलेश तो मीडिया से बहुत डील करता है। आप करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार वो इस तरीके से एग्रेसिवली रिएक्ट कर जाते हैं मीडिया पर भी। मायावती, हाँ नहीं वो मैं भी वो करना चाहिए। मीडिया भी अग्रेसिव आजकल ज्यादा हो गया, तो वो भी ज्यादा हो गए। हर आदमी माइक आप एक मीडिया हाउस में बैठे, भाई आप तो अब आई हैं मीडिया में। मैंने 50-55 साल गुजारे, मैं अखबार के दफ्तर में पैदा हुआ था। मैंने सारा जीवन मीडिया के लिए काम किया, मीडिया की लड़ाई के लिए काम किया, जेलें काटी है मीडिया के लिए, फ्रीडम एक्सप्रेशन के लिए। इसलिए मुझे अधिकार है, दूसरों को, किसी नेता को अधिकार नहीं होता मीडिया बोलने का, मुझे अधिकार है। मेरे बाप ने पहला अखबार 1916 में निकाला था, तो आज 100 साल हो गए मेरे परिवार को मीडिया करते हुए। तो इसलिए मुझे अधिकार है मीडिया को सपोर्ट करने का भी, मीडिया को क्रिटिसाइज करने का भी। ठीक है। एक आखिरी जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर मैं कहूं कि दर्शकों को ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? किताब इसलिए पढ़नी चाहिए कि कोई भी, जो मेरा मानना है कि हर पत्रकार को जिसने करीब से राजनीति को देखा और उस वक्त बहुत सी बातें नहीं कह पाता, बहुत सी बातें लिख नहीं पाता, उसे अपने ऐसी किताब लिखनी चाहिए कि जो अंदर की कहानियां बयान करे। क्योंकि पत्रकार बाज़ दफ़ा साथ घूम रहा होता है, साथ रह रहा होता है, साथ खा रहा होता है बड़े बड़े नेताओं के। खबर जो आप खबर में लाते हो, उसके अलावा आपने बहुत करीब से बहुत चीज़ों को देखा होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि जानने के लिए कि नेता सिर्फ जो भाषण में बोलता है वही नहीं होता। हर नेता अपने आप में एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, अपनी खूबियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं। उन सबको समझने के लिए, देश को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप इतिहास को नहीं समझते तो आप आज को नहीं बना पाते और कल को आप ठीक नहीं कर पाते हो। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं तो क्योंकि 3 कैप में ओढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, प्रोफेसर था पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं उस एंगल से भी चीज़ों को देखता हूँ। मैं एक पत्रकार के रूप में भी देखता हूँ और एक एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में भी। मैंने 3 तरफ से चीज़ों को देखने की कोशिश की है, उन तीनों को मैंने इस किताब में लाने की कोशिश की है। तो जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे अंदाज़ा होगा कि मैंने किस तरह से पूरा नैरेटिव जो है देश के 70 साल का, उसको मैंने निचोड़ दिया है 400 पेज में। जाते जाते एक सवाल और मेरे जहन में, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि बिहार चुनाव का इस टाइम दौर चल रहा है। लालू यादव का कहीं ना कहीं एक वर्जन ही लगते हैं तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव में जो मस्ती थी ना, वही तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव तो दूसरा दुनिया में नहीं हो सकता। अच्छा। दुनिया में नहीं हो सकता। मैंने लालू प्रसाद के मेरे किस्से मैंने लिखे हैं, बड़े मजे किस्से थे लालू प्रसाद। मैं जब पहली बार गया हूँ पटना में, तो पटना में मैं जहाज़ में बैठा था, मुझे जहाज़ चलने वाला था, जहाज़ रोक दिया गया और पुलिस अंदर एंटर की और मुझे बाहर निकाल के ले गई। मैं हैरान परेशान, क्या हुआ? तो गाड़ी में बिठा के मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? बोले मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि आपको ले आए। ये भी होता था। वहाँ जब पहुँचा तो मुख्यमंत्री जो है लालू जी, वो बैठे हुए भैंस का दूध निकाल रहे थे और बोले अरे भाई आइए, भाई आइए, देखिए ये इससे चमेली से मिली है, चमेली बहुत अच्छा दूध देती है, ये इससे मिली। उन्होंने भैंसों से मेरा इंट्रोडक्शन शुरू करा दिया। हाँ, मैं हैरान कि ये क्या हो रहा। उसके बाद पूरी रात उन्होंने मुझे घुमाया और अपनी एक एक कार्रवाई दिखाई और एक एक दिखाया, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोलने गया था वहाँ पे एक सेमिनार में, और उनको पता लगा। उन्होंने कहा इसको बुला लाओ। अब मैं जहाज़ में उसी शाम को वापस आ रहा था, तो मुझे किडनैप बाकायदा किया। लेकिन मुझे दैट वाज द वंडरफुल डे ऑफ माय लाइफ। तो फिर मैंने लालू जी के बहुत चीज़ें करीब से देखी हैं। आप समय नहीं है, नहीं तो मैं लालू जी के बड़े मज़े किस्से बताता। लालू जी ज़मीन से जिस तरह जुड़े हुए थे, मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह भी उस तरह जुड़े रहे हों या कोई और दूसरा नेता जुड़ा रहा। और जिसको कहते हैं कि जिसको कॉमन सेंस थी आम आदमी की, वो लालू, और जो उसकी भाषा थी, जो उसकी चीज़ें थी, वो लालू जी के पास इतना भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त इस तरीके से? ऐसा है, अपनी बड़ी बेटी के नाम, इस बेटी के नाम, उस बेटी के नाम, यहाँ फार्म हाउस, ऐसा है कि जो बड़ी गुर्बत से आता है वो एक
वो एक गैराज में समेटने लगते एक गैराज में रहते थे अपने 11-12 बच्चों के साथ। उसमें उनके भाई और उनके बच्चे भी रहते थे। उनके भाई उस कॉलेज में चपरासी थे, तो उसका एक गैराज मिला हुआ था, उस गैराज में रहते थे। जिसने वहाँ से जीवन गुजारा होता है ना, वो उसके अंदर एक कहीं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं कुछ पैसे, और वो चालाकी आती नहीं है उसे, क्योंकि नया नया आया है, तो उसको पैसे जोड़, नेता सब बनाते हैं पैसा, बाकी जानते हैं कैसे मैनेज करना है, पकड़े नहीं जाते, लालू पकड़े जाते हैं। लेकिन वो आप कह रहे हैं लालू पकड़े गए उन्हें, लेकिन बाकी वो सब- भूख में नहीं तब्दील हो गया, जी? भूख में नहीं तब्दील हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि ग्राउंड से आए हैं, बस वहीं अगर खराबी मैं- आती है, वहीं खराबी होती है कि आप एक बार शुरू करते हो। मेरा मानना यह है कि चोरी तो बुरी है, लेकिन चोरी की लत बहुत उससे बुरी है, आप पकड़े जाते हो। लालच बहुत बुरा है। चोरी जो है वो तो आपने करी, निकल गए, लेकिन अगर अब लालच हो गया आपको, तो आप बार बार चोरी करोगे, पकड़े अगर जाओगे। दूध धोने वाले टाइम आपको चलिए बुला वो लिया दिखा रहे एक हैं, अलग बहस है, हाँ, उसमें हम बहुत सारे लोगों के करप्शन क्योंकि पे बात बिहार कर है, सकते हैं। इसलिए मैं इसलिए हाँ, जिक्र कर रही नहीं थी। तो अगर दूध धोने वाले टाइम बुला रहे हैं, तो लेकिन उनको चारा बहरहाल घोटाले में फंसने की क्या जरूरत है? लालू जी ने चारा घोटाले के अलावा और भी कई घोटालों में वो फंसे। और मेरे घर जब पहली बार वो आए थे निजामुद्दीन में, तो बोले कितने का है ये घर? तो मैं हैरान हुआ कि घर क्या पूछ रहे हैं। बोले इसमें गार्डन है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले तो भैंस किधर खड़ी करते हैं आप? मैंने कहा भैंस में कहा निजामुद्दीन में खड़ी करते हैं। मतलब उनको घर में भैंस, गाय, हाँ, भैंस उन्हें चाहिए। पहला दिमाग में उनके ये आया कि अगर घर लो दिल्ली में तो उसमें भैंस की जगह होनी चाहिए, वरना लालू जी दूध कैसे निकालेंगे और दूध कैसे पियेंगे? वो खुद अपना दूध निकाल के खुद भी पीते थे। वो वायरल होता भी तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम दूध धो के पी लेंगे, हमारी चिंता मत करिए। जी। लेकिन ये भी आयरनी है जब कि उनको कहा गया कि लालू जी हेलीकॉप्टर में, तो है कहा हम सब जाएंगे हेलीकॉप्टर में, हम क्या भैंस पे बैठ के दिल्ली जाएंगे? लालू से अब ये चाहते हैं, तो लालू जी का अपना अंदाज था भाई। अपना अंदाज था। हाँ, कमाल चलिए, था। ये चर्चा बहुत सार्थक रही और मुझे लगता है कि सुनने के बाद आप वो किताब पढ़ेंगे तो और ज्यादा दिलचस्प चीजें आपके सामने आएंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सपना जी, बहुत शुक्रिया आपका जी।